नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में डबल रफ्तार से काम किया। जिस भरोसे के साथ प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को मौका दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस भरोसे को कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों के हित का ध्यान रखा गया। वहीं निवेश और कानून व्यवस्था पर भी जोर है, जहां योगी सरकार अपने 100 दिन के कामकाज का गुणगान कर रही है। मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी हमलों की धार तेज कर दी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार के पहले 100 दिन कितने सार्थक हैं, यानी सरकार के 100 डेज। अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कामकाज की गति को बढ़ाया है, वहीं सीधे जनता के द्वार पहुंचकर बुनियादी जरूरतों को समझने और दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि जनता बार बार बीजेपी पर भरोसा जता रही है। 100 दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए वो पूरे किए गए। अब हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने को लेकर भी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। तीसरे यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए। प्रदेश भर में लोन मेलों का हुआ आयोजन। युवाओं को रोजगार देने के लिए आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन सके, इसके लिए प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बीते 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां दी गईं। 9,534 युवाओं को उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर चयनित किया गया। मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया। मुफ्त राशन योजना में 15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया। 1,74,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया।
21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं। जो शेष परियोजनाएं हैं उन्हें भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और 100 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद ही प्रदेश ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी प्रदेश के अंदर लेकर के आई थी, जिसमें किसानों से सीधे खरीद और लागत का 1.5 गुना दाम उन्हें प्रदान करने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। विगत 100 दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,537 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और अगर पिछले 5 वर्षों के हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें 1,76,638 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। योगी सरकार के पहले 100 दिन में अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के ठोस प्रयास किए गए। पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की प्रदेश में 844 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। बड़ी संख्या में अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। इसी तरह धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटाए गए। योगी सरकार ने 68,784 अतिक्रमण स्थलों और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को भी कब्जा मुक्त किया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल और 100 दिन का लक्ष्य वादों की भरमार के बीच इरादों का इम्तिहान था। सरकार के प्रयासों से कई लक्ष्य तय समय से पहले पूरे हो गए हैं, जबकि कुछ पर काम लगातार जारी है और इन्हें पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां योगी सरकार अपने 100 दिन के कामकाज का गुणगान कर रही है, मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी हमलों की धार तेज कर दी है। आइए सुने कि विपक्ष का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, लोगों से नफरतें की गई, लोगों को बिना अपनी बात कहे, बिना मौका दिए उनके घरों को गिरा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ इस 100 दिन में उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ। अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत, एक धर्म, एक जात, एक संप्रदाय, एक वर्ग, अमीर, गरीब, किसान, छात्रों से सिर्फ नफरत करके अपने आप को डेवलपिंग सरकार बताना चाहती, तो ये प्रदेश और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार के 100 दिनों का जश्न मना रही है, पर ये नहीं बता रही है कि 100 दिनों में किया क्या इन्होंने। जनता ने इनको दोबारा चुन के एक और मौका दिया कि उनकी सेवा ये कर सकें। इन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया और अगले 100 दिनों में फिर उसी तरीके से वही नियत, वही नीति कि सिर्फ धन के नाम पे प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का सरोकार के लिए कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं, जनता के सरोकार को देखना भी नहीं चाहते हैं, आत्ममुक्ता में वो जी रहे हैं। कौन सा जश्न मना रहे हैं, किस चीज का जश्न मना रहे हैं? अब भाजपा सरकार से युवा, किसान, आम जन को ना ही कोई उम्मीद है, ना ही कोई आस है। पिछले 100 दिन में योगी 2.0 की सरकार में महंगाई को लेकर कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश की बदहाली, बेरोजगारी कैसे रोकी जाए उसको लेकर कोई इंतजाम नहीं हुए। बजट में किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास उठ चुका है। जिस भरोसे से किया था विश्वास, उसको भाजपा ने दिया है विश्वास। तो सवाल यह है कि 100 दिन का कार्यकाल, उपलब्धियां, सारी चीज़ें बताई, किसानों के हित की भी बात करी, बेरोजगारी की भी बात करी, आने वाले समय में यानी कि भविष्य की क्या तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, उस पर भी बात की। लेकिन विपक्ष इससे सहमत नजर नहीं आ रहा। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सरकार के जो 100 डेज हैं
वो सार्थक हैं या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। कैप्टन आई सिंह हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, यतेंद्र कसाना प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, महेश आर्या नेता समाजवादी पार्टी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कैप्टन आई सिंह साहब, शुभकामनाएं आपको। 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने, कितने नंबर दे रहे हैं आप अपनी सरकार को? सरकार को तो 100 के 100 नंबर देना जायज है, क्योंकि सरकार ने वो करके दिखाया है जो पिछली सरकारें बातें तो बहुत करती थी जी, मगर कुछ करती नहीं। ठीक बात। और अभी भी वो हमारे कार्य को सिर्फ नजरअंदाज करेगी, क्योंकि उन्हें ये अच्छा लग रहा है कि योगी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से अभी कुछ लोग कह रहे थे, मैं सुन रहा था जी, तो कि बोले ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर कर नहीं रही है तो जनता ने ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया जो दूसरी बार हमें सत्ता में कंटिन्यू लिया है। सत्ता में कंटिन्यू अगर हम आए तो हमने कुछ किया ही होगा। ठीक जिस बात। तरह से हमने उत्तर प्रदेश से माफियों को भगाया है, जिस तरह से हमने गुंडागर्दी खत्म करी है, जिस तरह से हमने लॉ एंड ऑर्डर को कसा है, जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे से आगे बढ़ाया, जिस तरह से हमने रोडों का जाल बिछाया है, जिस तरह से हमने स्कूली शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा पे जो विशेष ध्यान दिया है और उसको आगे बढ़ाया है, जिस तरह से हमने मेडिकल कॉलेज की वहाँ जड़ी लगा दी है, तो एक काम है। अभी 100 दिन के अंदर ही हम 10,000 से ज्यादा विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दे चुके हैं। पिछले कार्यकाल में हमने 45 लाख मकान गरीबों को दिए थे और समाजवादी पार्टी ने 5 साल में कितने दिए थे? मात्र 3500। अच्छा, ये भी उपलब्धि है, एक उपलब्धि बीच में गिनाई गई कि कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हुई, ये उपलब्धि है आपकी? अब ये तो इनके कर्म है, हमारी उपलब्धि क्या? जब ये कुछ करेंगे ही नहीं तो ये उपलब्धियों के अंदर ही गिनाएगी ना, जनता करती है ना, ये तो जनता के हाथ में है। ये भी उपलब्धि है। नहीं तो उपलब्धि अगर जनता के हाथ की, इसको गिना रहे थे आप लोग? जनता ने दी, हमने थोड़ी करी है। अब जनता जो जनादेश देगी तो बताना तो पड़ेगा ना कि जनता ने ये जनादेश किया है। तो जनता का दिया हुआ जनादेश है। नहीं तो ये ठीक है, जनता का है, लेकिन ये आपकी उपलब्धि में आता है। हमारी क्या जनता की उपलब्धि है? हमारी क्या उपलब्धि? जनता की उपलब्धि है कि बातें तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लड़की है, लड़ सकती है, और बड़ा बड़ा हंगामा मचाया था, चाहे वो लखीमपुर खीरी रहा हो, चाहे हाथरस रहा हो, पूरे जितनी भी कांग्रेस थी भारत वर्ष में सारी आके इकट्ठी हो जाती थी, इनके मुख्यमंत्री सारे आ जाते थे, और फिर भी क्या हुआ कि 0/0 हो गए। तो ये इनकी जनता ने इनको उपलब्धि दी है कि आप इसी लायक हो, इसके ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे थोड़ा आपसे, ये तीसरी इन्वेस्टर समिट थी, इससे पहले 2 हो चुकी हैं, तो ये तीसरी थी, बाकी 2 का क्या हुआ? आपने देखा होगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में एप्पल का फोन बन रहा है, उपलब्धि होगी तभी तो बन रहा है। अच्छा। अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, जो उपलब्धि नहीं है उनको क्या कहेंगे आप? ठीक। जो सबसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, समाजवादी ने सोचा जरूर था मगर शुरुआत नहीं करी थी। हमने शुरुआत करी है, उसको काम चालू है, बन रहा है, और इस कार्यकाल में हम उसको पूरा भी कर देंगे। ठीक। तो ये और दिल्ली से चलिए, उत्तर प्रदेश को विकास की राह में अग्रसर किया, और सही मायने में जो 100 दिन का कार्ड आपने उपलब्ध कराया, रिपोर्ट कार्ड, उससे विपक्ष कितना सहमत नजर आता है, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके हम बाकी नेताओं की तरफ बढ़ते हैं। आ रहे हैं आपके पास महेश आर्या जी। महेश आर्या जी, आपकी पार्टियों ने अगर काम किए होते तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी मेहनत उत्तर प्रदेश पे नहीं करनी होती, कुछ तो काम कर लेते हैं। देखिए, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह जुमलेबाजियों की सरकार है और जुमले ही बोल देते हैं। जो भी इन्होंने वादे अभी किए थे चुनाव से पहले, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि किसानों को आधा बिल माफ करेंगे, 24 घंटे निर्बाध बिजली करेंगे, क्या दिया? क्या आधे बिल माफ हुए? क्या? और उन्होंने कहा था कि भाई महंगाई नहीं, जो उन्होंने अभी तक की उपलब्धियां गिनाई हैं, जो अभी तक की उपलब्धियां गिनाई हैं महेश आर्या जी, जो अभी तक की उपलब्धियां गिनाई, सुन लीजिए, जो अभी तक की उपलब्धियां गिनाई हैं, उस पर कोई आपत्ति है आपको? नहीं, भाजपा को अभी मैं सुन रहा था रविंदर जी, तो वो इन्होंने एक भी नहीं दे बताया कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो पेश किए और 100 में से 100 नंबर इन्होंने अपने आप रख दिए। ये तो वही बात हो गई कि खुद ही अपने आप ही पिक्चर दे रहे हैं तो और खुद ही नंबर दे रहे हैं।
नहीं, वो परीक्षक तो भी जनता यही दे देगी, वो और कह रहे हैं जो पर्यवेक्षक जनाधार भी मिल रहा है वो यही। ये तो यही साबित उसको हो तय गया। कर देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी चुनाव के दौरान जो जनता के बीच में मुआवजे किए थे वो उनमें से क्या किया, ठीक। अभी एक भी कितने लोगों को रोजगार दिया। गैस के सिलेंडर की इन्होंने बात करी, मैं पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं की लिस्ट बताइए किस किस महिलाओं को आपने दिया, वो भी आपने खाली जुमले देकर के कह देने, आंकड़े पेश कर देने से थोड़ी ना होता है। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से हर तरह से रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से फेलियर है। ना तो जो उन्होंने चुनाव में वादे के वो पूरे किए, केंद्र की योजनाएं गिना देते हैं। जब भी यूपी की बात करते हैं तो केंद्र की योजनाओं को गिना देते हैं। क्या इनसे पूछे कि ये एयरपोर्ट का ये कर रहे हैं, एयरपोर्ट तो केंद्र की योजना केंद्र चला रही है और उसमें अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया है। अभी जो उसका गरीबों को अनाज की बात कर रहे हैं, गरीब पोषण की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी इन्होंने अभी आपको मालूम होगा कि वो खत्म कर दिया था और इनके तमाम आदेश जारी हुए थे कि वो वापस लिए जाएंगे। आधार कार्ड लिए गए, उनके राशन कार्ड देखे गए और उसके बाद जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो उसके बाद वापस ले लिया गया। आज भी कैप्टन साहब कोई जवाब है आपके पास? कैप्टन साहब कोई जवाब है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र की योजनाएं गिनाने लगते हैं, अपने आंकड़े हैं नहीं। और कई बार तो ये भी कहा है समाजवादी पार्टी ने कि फीता काट रहे हैं आप, तो काम तो हम करके गए हैं। कैप्टन साहब चलिए, रत्नाकर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, कांग्रेस मुक्त विधान परिषद उपलब्धि। देखिए, जो विधान परिषद में जिस प्रकार इन्होंने नोट तंत्र का सहारा लिया और पैसे बांटकर वोट खरीदने का काम किया, आज आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अमीर कोई कंपनी जो पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इनके पास पैसों की कमी नहीं है और यह किस तरह से पैसे का खेल करते हैं विभिन्न राज्यों में भी आप देख लीजिएगा, तो कई राज्यों में इनके पैसे का खेल जो है देखने को मिला है। उसी प्रकार विधान परिषद में भी इन्होंने पैसे का खेल जो है दिखाया अपना। और वस्तुतः यह देखा गया है कि जहाँ पे जिसकी सरकार रहती है ऑलमोस्ट उसके ज्यादा विधान परिषद के सदस्य चुन के आते। कैप्टन साहब कुछ उपलब्धियां गिना रहे थे अपनी, ठीक है, रोड के बारे में बता रहे थे, ये सारी चीजें बता रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब, आज आप लोग 100 दिन की उपलब्धियां जो गिना रहे हैं, आज जनता उस उपलब्धियों का कितना फायदा डायरेक्ट जनता को मिला है, ये जरा आप अपने गिरेबान में झांककर देख लीजिएगा। महंगाई की बात कर लिया जाए तो अभी भी महंगाई उसी स्तर पे है जिस स्तर पे 100 दिन पहले थी। आज अगर बेरोजगारी की बात कर लिया जाए तो केंद्र सरकार के पास ही सिर्फ 60 लाख सरकारी पद खाली हैं और पूरे देश में केंद्र सरकार के पास 30 लाख है पूरे देश में, जिसमें 60 लाख राज्यों के भी हैं। तो 5.5 लाख के करीब जो है सरकारी पद तो उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ खाली हैं। तो ये भरने का काम ये करते नहीं है और ये आएंगे और ये उस तरह का प्रचार प्रसार करेंगे जिस प्रकार इन्होंने विकास का एक बार प्रचार प्रसार किया था न्यूज़पेपर में, जिसमें ये दिखाया गया था कि कितना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसमें सड़कें जो है बंगाल की दिखाई। ठीक है, यतेंद्र जी से भी हम जवाब ले लें, फिर हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। यतेंद्र जी, 100 साल सरकार के सहमत हैं? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी दे रहे हैं कैप्टन साहब। तो इस मामले में महारत हासिल है इन लोगों को जी, और पेपर बनाते, खुद ही नंबर देते हैं, खुद ही पास फेल कर लेते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय कैप्टन साहब बड़े भले व्यक्ति हैं, मैं इनको जानता हूँ। और अभी कह रहे थे कि साहब एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन ये मैं बता दूं कि जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है उसकी जेवर में अभी एक महिला के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, मथुरा में ज्वेलर की हत्या हुई, 2 करोड़ की लूट वाराणसी में हुई, 3 लोगों की हत्या सीतापुर में हुई, लखनऊ में व्यापारी की हत्या हुई, और ये सब के सब 1 महीने के अंदर हुआ है, पिछले 1 महीने के अंदर। जब ये 100 दिन का जश्न मनाने की तैयारी में थे, उसी समय सब ये सब हत्याएं हो रही थी। तो उस संदर्भ में इन लोगों ने क्या किया कैप्टन साहब शायद नहीं बता पाएंगे। दूसरा, बिजली की बात हो रही थी, ये कह रहे थे मैं उत्तर प्रदेश की शो विंडो जिसका ये जिक्र कर रहे थे, नोएडा से ही रहने वाला हूँ और मैंने वहां देखा है कि वहां के ग्रेटर नोएडा के किसान जहाँ रहते हैं गांव में आज भी 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। ठीक, हालत यह है कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, स्कूल शुरू हो गए
इनके पास बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ दिखावा, जुमले, ये सब तो इनके पुराने चीजें हैं, ये करते आ रहे हैं। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बायर्स की इतनी बड़ी समस्या है जी। वो बेचारे हर सप्ताह चौराहों पे खड़े हो जाते हैं तख्तियां लेकर। मुख्यमंत्री जी से दरखास्त हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी कभी उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। हालत यह है कि वो अपराध मुक्त के नाम पर गरीब लोगों के तो एनकाउंटर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपराधी नहीं है, लेकिन एक जाति विशेष के लोगों के ही सिर्फ एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इस पे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने में अब टिप्पणी की है, उस पर भी कैप्टन साहब को कुछ कहना चाहिए। अच्छा, ये इन लोगों की उपलब्धि है, ठीक है, जिस पे हम लोग अब ये हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, चूंकि हमने समझाने की कोशिश की, इसलिए हमने सबके मत यहाँ पर जान लिए हैं कि किसके विचार क्या है सरकार के 100 डेज की, जहां पर कैप्टन साहब 100 में से 100 मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। अब इन आरोपों के चलते जवाब देना है कैप्टन साहब को कि वो कहाँ उनकी स्थिति मजबूत होगी। कैप्टन आई सिंह जी, तमाम सवाल खड़े हुए हैं। चिराग तले अंधेरा होता है, जो खामियां हैं वो आपने देखी नहीं, क्योंकि खामियों की बात नहीं की। 100 डेज तो गिना दिया आपने, पिछले 5 साल के आंकड़े नहीं पता है, और पिछले 5 साल के आंकड़ों में यही कहा गया कि आपने जिन जिन चीज़ों पर बात की है वो सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की देन थी, सिर्फ आप दूसरों को लेकर फीता काटना शुरू कर देते हैं। चाहे डायल 100 की बात की हो, 112 कर दिया गया। एम्बुलेंस की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या, उसको बता दीजिए। ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी उसके बारे में भी ज़रा बता दीजिए। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया, बार बार उन्होंने कहा कि भाई कई चीज़ें हैं जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए। गन्ना के दामों की बात की गई, कहा गया कि हमने पूरा कर दिया है, लेकिन फिर उसके बाद जब बजट आता है तो स्थिति कुछ और नज़र आती है, उसमें आंकड़े कुछ बताए जाते हैं। अब आप कुछ बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आप जुमले की तरह बोलते हैं और सिर्फ बोलना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, लाइट की स्थिति नोएडा में बता रहे थे, तो हम भी यही दिल्ली में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं, और नोएडा में सारे दिन नोएडा में ही रहते हैं, क्योंकि जो 2-3 डिबेटें करना है तो नोएडा में जाना आना पूरे दिन रहता है। तो यहाँ कितनी लाइट है मैं देख रहा हूँ, हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, और पूरी लाइट मिलती है। तो दिल्ली नोएडा में कुछ फर्क नजर आता है क्या? गाँव देहात की बात करिए। दिल्ली नोएडा में कुछ फर्क नजर आता है? सर दिल्ली में बैठ के सब हरा हरा नजर आता है। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। सरकारी चश्मे को डाल लीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी सेपई से आते हैं, और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री वो भी सेपई से ही है, उनके पुत्र हैं। और सेपई के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में मेरे कम से कम 10-12 रिलेशन है। मेरी खुद की ननिहाल है वहां पर, सेपई से 2 किलोमीटर में। और मैं कम से कम जो मुलायम सिंह साइकिल पे जब चला करते थे तब से वो समय देखा है, क्योंकि आज मैं 65 साल का होने जा रहा हूँ, तब से हमने वो समय देखा है कि सेपई की स्थिति क्या थी। और अखिलेश जी 5 साल का कार्यकाल पूरा करके चले गए, वहां आस-पास के गांव में लाइट के खंभे तक नहीं करे थे। बिजली तो बहुत दूर की बात है। मुलायम सिंह जी भी रहे, अखिलेश जी भी रहे, मगर लाइट के खंभे नहीं गए थे। चमक धमक कितनी थी, सिर्फ सेपई में थी, सेपई तो बाहर से ही थी। सेपई में तो करोड़ों रुपए सेपई उत्सव में उड़ाया जाता था, मगर पड़ोस के गांव में लाइट के खंभे नहीं गड़ते थे, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी लाइट की। क्या था सैफई उत्सव की जरूरत थी? सर थोड़ा प्रकाश डाल दें, सैफई उत्सव था क्या? ये चीज उत्सव में आती थी ना, फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनें आती थी, नाचती थी, करोड़ों के उत्सव होते थे, करोड़ों पैसे ले जाती थी। जब उत्सव होता तो कम से कम दिन में 20 हेलीकॉप्टर आने जाने ले जाने के लिए लगे रहते थे। और इन्होंने उन सब हीरोइनों को पार्लियामेंट में बुला लिया है। सुने जनता का उत्सव में पैसा ऐसे उड़ाया जाता था। वो कह रहे हैं आपने जिनको वो बुलाते थे उनको आपने पार्लियामेंट में बुला लिया। सुने पार्लियामेंट में जो आएगा, जीत के चुनाव लड़के आएगा, वो तो आएगा, उसमें क्या। आपने नहीं बुलाया था, आपने तो सारे जितने थे सब इकट्ठे कर लिए थे। कौन सा ऐसा है नहीं, आज वो इनके साथ चले गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के सदस्य में, हमारे यहाँ आ गए, तो वो सदस्य नेता हुए, हमारे पास आते थे तो नाचने गाने वाले बता रहे। भाई कैप्टन साहब थोड़ा बहुत तो शर्म करिए, ये चश्मा उतारिए सरकार का। सरकार हमेशा नहीं रहती है, कुर्सी परमानेंट किसी की नहीं होती है।
ये तेरी है ना मेरी है, ये समय की हेरा क्या फेरी कहा? है, क्या आज क्या आपके कहा पास आपने? है, आपने तुम्हारे क्या पास कहा? करोगी। आपने क्या कहा? उन्होंने मैंने ये कहा जी। समय का बदलाव है, आज आपके पास है, कल हमारे पास होगी। ये कुर्सी कभी वफादार नहीं होती। सच्चाई पे आइए। कैप्टन साहब, इसके साथ उन्होंने ये भी क्या, हम बता दें, शायद आप नहीं सुन पाए हो, उन्होंने कहा कि जब तक वो लोग हमारे साथ थे, हमारे पार्टी के साथ थे, तब तक आप उनको नाचने गाने वाले बोलते थे। आज जब आपके साथ हैं तो आप उनको कुछ और बता रहे हैं। तो नजरिया कैसे बदल गया आपका? नहीं, हमने तो ऐसे शब्द अभी तो नहीं कहे। पहले किसने क्या कहा वो मैं सुना नहीं, तो मैं जानता नहीं। हाँ, तो ये नजरिया बदल रहा है। कैप्टन साहब, अभी आप रिमाइंड करा के देखिए, आपने अभी बोला था, आपने अभी बोला था कि नाचने गाने वालों का सफाई महोत्सव को बता रहे हैं। एक वहाँ पर शहीद के नाम पर कार्यक्रम होता है, जिनकी याद कर रहे हैं, तो आप नाचने गाने वालों का कार्यक्रम बता रहे हैं। आप रिपीट करिए, मैंने कहा कि नहीं कहा। आप आपने अभी इस पे बोला कि नाचने गाने वालों का कार्यक्रम होता था सर। तुम्हारा काम सिर्फ झूठ बोलना है। मुझे लगता है तुम्हारी पैदाइश झूठी है। देखिए ये कैप्टन साहब, आपकी पार्टी का कैप्टन साहब, ये अमर्यादित बातें नहीं, पर्सनली अटैक नहीं कैप्टन साहब, कैप्टन साहब पर्सनली अटैक नहीं, पर्सनली अटैक नहीं, पर्सनल मत होइए। ये कैप्टन साहब, आप तो फौज में अमर्यादित भाषा नहीं, भाषा पे कंट्रोल, भाषा पे कंट्रोल। मैं शारा जी, ठीक है, आप कैप्टन साहब, ठीक है कैप्टन साहब, आप कैप्टन साहब मेरी बात सुनिए, कैप्टन साहब, ठीक है पानी पी लिए थोड़ा सा। कैप्टन साहब, थोड़ा पानी पी लीजिए। कैप्टन साहब, आप जरा कूल हो जाइए। आपसे ज्यादा आवाज हम भी ठीक है, वो भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, इतना क्रोध, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब पानी पी लीजिए। ठीक है, आप बड़े भाई हैं। नहीं, नचनिया वाली कोई बात नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं किया। अभी क्या कह रहे हैं? उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि सैफे में आपने जो शब्द यूज किए कि वहां पे कौन लोग आते थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी आपने ऐसा कहा। अरे मैंने सुना, आपकी अमर्यादित भाषा की तरफ नहीं कहा उन्होंने, मैंने क्या, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, कम से कम संस्कृति में नहीं है, मेरे संस्कारों जनता में नहीं सुनती है। कैप्टन साहब, हमारे संस्कारों में ये नहीं है कि आप शब्द गलत भाषा का इस्तेमाल करना, लेकिन पर्सनली अटैक नहीं होना चाहिए ना। करने वाले लोग हैं। आपने अभी अपनी उम्र का तकाजा दिया, और एक इतना वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो क्या संदेश जाएगा? करना जानता हूँ। कम से कम योगी जी से सीख ले लीजिए। मैं इतना सच भी मत मान लेना कैप्टन साहब, अगर मेरे ऊपर कैप्टन साहब, तो मैं आपको झूठ से नंगा कर दूंगा। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब देखिए, एक मिनट आर्या जी, एक मिनट आर्या जी, एक मिनट। मैं आपको अभी भी बड़ा भाई कह करके ठीक है, ठीक कर है। रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ थोड़ा पानी पी लिए, कूल हो जाइए। झूठ बोल तो आपकी पूरी आर्या जी, झूठ बोलना आर्या जी, हमारे में नहीं है। महेश आर्या जी, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाई। एक मिनट, डिबेट ऐसे नहीं आगे बढ़ पाएगी। आप गाली क्यों बोल रहे हैं? महेश आर्या जी, एक मिनट, महेश आर्या जी, गुजारिश है आपसे शांत रहें, बाकी लोगों को भी बोलने के बाद। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, इतना ही कहा था कि जब इनके साथ थे, मेरे ठीक साथ है, थे, तो नाचने गाने वाले, ठीक अब है, ये टिकट दे करके ये जो भाषा इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। महेश जी, बाकी लोगों को भी बोलना है, कृपया करके इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, बाकी लोगों को भी बोलना है। रत्नाकर जी, जितनी उपलब्धियां हैं इनकी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर जो चीज़ों को बदल देगा। हमने इसीलिए इनसे डायल 100 की बात करी, जो 112 इन्होंने कर दिया। फिर हमने ऑक्सीजन की कमी की बात की, उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। कांग्रेस क्यों नहीं उठा पाती इस तरह के मुद्दों को? क्यों मजबूती से गठबंधन नहीं कर पाती? कहाँ कमजोर पड़ रही है? और 100 दिन के इस कार्यकाल को अगर आप देखते हैं तो 100 दिन में कांग्रेस कहाँ चूक गई? देखिए रविंद्र जी, अभी आप बोल रहे थे ऑक्सीजन का मामला, तो मैं एक आंकड़ा आपको पहले बताना चाहता हूं कैप्टन, कि कोविड में हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट एक आई थी। उस हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट में जब ही सारे प्रदेशों का नाम आया था, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी स्टेट था हेल्थ सुविधाओं के मामले में। तो ये जो आके इस तरह की बातें कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें किया और हम 100 दिन का जो अपना आंकड़ा पेश करते हैं, तो जरा ये हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट भी उठा के देख लें। ये वही सरकार है जो राशन बांटने की बात कहती है और कर रही थी अभी भी, लेकिन ये कैप्टन साहब बताना एक चीज भूल गए
कि ये वही सरकार है जो आज राशन कार्ड छीनने का भी काम कर रही है गरीबों का। ठीक। उसका राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है जिसके पास 200 स्क्वायर मीटर का घर है, उसका राशन कार्ड छीनने का काम कर रहे हैं जिसके पास गाड़ी है। तो आप चुनाव से पहले जब आपको चुनाव जीतना होता है तो आप राशन कार्ड फ्री राशन देते हैं, और चुनाव जब खत्म हो जाता है लेकिन तो वो फिर तो कह आप रहे हैं कि राशन हम कार्ड पारदर्शिता नहीं ला लेते। रहे हैं, जो लोग योग्य नहीं है उनको किनारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कानून नहीं, व्यवस्था उनकी योग्यता- पहले से बेहतर हुई है। योग्यता का आधार जिन जरा आप जिन उठा कर माफियाओं देख को लीजिएगा। शरण दी जाती थी उन माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है। हाँ, माफियाओं की बात कर रहे हैं। और रही बात कानून व्यवस्था माफियाओं की या दंगा का, देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार कानपुर में दंगा हुआ, किस प्रकार यहाँ की खुफिया जो एजेंसी नाकाम हुई, पोस्टर्स रात में लगाए जाते हैं फिर भी यहाँ की पुलिस प्रशासन सोती रहती है। 24 मीटिंग्स होते हैं तो भी पुलिस प्रशासन सोती रहती है। तो आप किस प्रकार कुछ चुनिंदा अपराधियों के ऊपर आप कार्रवाई कर देते हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर लेते हैं, और आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने जो अपराधों पे कंट्रोल कर लिया है। एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए, हत्या के मामले में आप कौन से नंबर पे हैं, आप महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में आप कौन से नंबर पे हैं। तो ये सारे आंकड़े जो है कहीं न कहीं सच दिखाने का काम करते हैं। और बैठे हैं हमारे कैप्टन साहब, ये झूठ का पुलिंदा, सिर्फ झूठ का पुलिंदा यहाँ पे बताने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार योगी जी ने किया था वही जो है ये कर रहे हैं। ये देखिए कैप्टन साहब, कभी कभी क्या होता है कि 99 पर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है। 100 दिन का कार्यकाल गिना रहे हैं। अयोध्या में जो घटना सामने आई उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, उसका जिक्र करेंगे। वो नाकामी है या सफलता? क्योंकि आप कानून व्यवस्था की बहुत बात कर रहे हैं। अयोध्या में जो भी घटना गई आपने देखा होगा तुरंत उसने। और अभी 1 महीने में जेवर की बात करी उन्होंने कि जहां पर एयरपोर्ट बना रहे हैं वहां पर किस तरह से रेप हुआ। मथुरा में ज्वेलर की हत्या हुई और प्रधानमंत्री के एरिया में वाराणसी में 2 करोड़ की लूट हुई है। हत्या हुई, मैं उससे नकार नहीं रहा, हत्या नहीं हुई, हत्या हुई, मगर एक्शन ना हुआ हो, आरोपी पकड़े ना गए हो, तो आप बात करें। ये तो पुरानी सरकारें भी बात कह रही ना। अपराध पहले क्या उत्तर प्रदेश की जेलें खाली पड़ी थी? लखीमपुर खीरी में आपके केंद्रीय मंत्री के पुत्र को कितने दिन बाद आपने एक्शन लिया, जरा ये भी बता दीजिए। जरा हाथरस की बेटी को आधी रात को जलाया आप लोगों ने, आपके प्रशासन ने आधी रात को ले जाकर किरोसिन तेल डाल के जला देने का काम किया। वो प्रशासन किससे मिली भगत है? देखिए, बाहुबलियों को संरक्षण देने का काम ये प्रशासन करती है और राजनीतिक संरक्षण देती रहती है। अगर कहीं पे भी इनकी मंशा रहती कि हम राज्य में जो है अपराध को कम करें, तो चुनिंदा अपराधियों पे कार्रवाई करने की बजाय आप उन सारे अपराधियों पे कार्रवाई करते, आप उन सारे अपराधियों पे कार्रवाई करते जो इस तरह का कृत्य करते हैं। ना समझ बच्चे हैं, ये है कांग्रेस की सोच, जिन्होंने निर्भया हत्या एक दुकान में घुस के कन्हैया लाल की हत्या करी, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ना समझ चाइल्ड है। ठीक है यतेंद्र जी आते हैं। ठीक है एक मिनट रुक जाइए रविंद्र जी। जी न्यूज ने किस तरह से सरेआम माफी मांगी थी ये देखा नहीं आपने? ठीक, आपने वायनाड की घटना को एडिट करके चलाया और दिखा दिया वहां पे कि वो जो है उदयपुर की घटना पे वो कह रहे हैं कि अपराधी बच्चे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, मीडिया पे बैठ के आप गलत बातों का इंफॉर्मेशन देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपके गोदी मीडिया को, जी मीडिया को। इसमें दूसरा दिन माफी मांगी और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बच्चा है। आप इस तरह से वाहियात बातें करते हैं। एडिटेड वीडियो दिखाते हैं। आपके बड़े मंत्रियों ने उसी खबर को ट्वीट किया है। कैप्टन साहब, अभी कैप्टन साहब ने भी तो कोट किया इस घटना का। कैप्टन साहब मैं कह रहे हैं ये जो चीजें हैं, इससे पहले राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट था, वो भी राहुल गांधी ने कब क्या कहा आगे बढ़ाया गया था, जो आपके बड़े प्रवक्ता के जरिए आगे बढ़ाया गया। अगर पढ़ना आता हो तो राहुल गांधी का ट्वीट देख ले और सुने। रविंद्र जी एक घटना में आपको और बताएं, आपको समझ आती है तो आप भी उसका दूसरे दिन वहां पर अमरावती में घटना हुई, 12 दिन तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब वहां की जो सांसद है
जिम्मेदार है, जरा कैप्टन साहब ये बता दीजिए। कौन देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, ये बता दीजिए। नुपुर शर्मा सवाल ये नहीं कैप्टन साहब, कैप्टन साहब सवाल ये है कि अपने लोगों की जब बात आती है, पार्टी के लोगों की बात आती है, तो उस पर एक्शन बहुत देर से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात की फटकार लगाई थी कि अगर इतनी एफआईआर दर्ज थी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि नुपुर शर्मा की शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी हुई। इस बात के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गिरफ्तार करने के लिए नुपुर शर्मा को खाली हाथ नहीं जाती है दिल्ली पुलिस, तो ये तो पुलिस इनको बचाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है। कार्रवाई में कहीं ना कहीं हीलावाली होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्रवाई में ढिलाई होती है। इसलिए ढिलाई होगी, क्यों होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं किया अभी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी? आपने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं किया अभी तक? आदेश करना चाहिए। आप जुलाई की गिरफ्तारी 4 साल पहले के ट्वीट के आधार पर तुरंत कर लेते हैं। आप जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी 2700 किलोमीटर दूर बैठे आसाम पुलिस लेकर जाती है। नुपुर शर्मा को ये स्टेटमेंट दिए हुए 15 दिन के ऊपर 20 दिन के ऊपर हो गए और उनके स्टेटमेंट से कई लोगों की जान गई, लेकिन ये सरकार नहीं तो इसकी क्या, इसको नाकामी में गिना जाएगा या इसको उपलब्धि मानेंगे? इस बात का कहीं कोई जिक्र है? कैप्टन साहब, रत्नाकर जी अब जवाब भी तो ले लें। यतेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। यतेंद्र जी, गन्ना मूल्य की बात कही यहाँ पर, गन्ना किसानों को सुखद अनुभव जरूर हो रहा होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों की सुध ली और उनका भुगतान भी किया। कितने दिनों में भुगतान किया ये भी देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे जी कि इन्होंने कितना प्रतिशत गन्ने का मूल्य बढ़ाया है? ये सिर्फ बातें बनाने के लिए, यदि किसान को उसका अपने गन्ने का पैसा मिल जाता है वो भी 1 साल बाद, तो वो भी ये उपलब्धि में गिनते हैं। तो क्या ये उपलब्धि है कि अपनी चीज का दाम मिल जाना, और वो भी 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर मिलने पर? आप ये बताइए कि आपने गन्ने का कितना मूल्य बढ़ाया है इस साल? दूसरा मैं बता दूं, ये तो किसान की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले इस देश के किसान को देशद्रोही बता रहे थे जब वो दिल्ली की सीमाओं पे बैठा हुआ था। आज उसी किसान का दूसरे बेटे को तंग करने का काम ये लोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी योजना लाते हैं, बड़े अच्छे नाम देते हैं, अग्निवीर नाम इन्होंने। कैप्टन साहब जवाब ले लें। कैप्टन साहब, आपके मतलब की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। कैप्टन साहब कम से कम उन्हें बोलने तो दीजिए। इस टेलीविजन पे पूछना चाहता हूँ आपसे, कैप्टन साहब उनको बोलने का मौका दीजिए, बाकी दलों को भी। नहीं, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नेता। एक मिनट आ रहे हैं यतेंद्र जी, 1 मिनट। ये तो यतेंद्र जी 1 मिनट, यतेंद्र जी 1 मिनट। कैप्टन साहब कैसे? अरे सर, कैप्टन साहब बाकी लोगों को बोलने का एटलीस्ट मौका दें। आपने अपनी उम्र भी बता दी, 65 वर्षीय एक अनुभवी नेता हैं आप, कम से कम उनको आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। जब नहीं, आप पहले नहीं सुने, 3 लोग सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब पहले उतना ही चाहिए ना। नहीं तो वो जब आपकी बारी है तो आप जवाब दीजिएगा ना, आप उसको समझ के रखिए। जब वो सवाल करें उसके बाद अपना जवाब दीजिए। रत्नाकर जी ने जिस तरह के सवाल पूछे आप उसका जवाब नहीं दे पाए ना। महाराष्ट्र में हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। कांग्रेस शिवसेना को छोड़ के भाग गई, कांग्रेस शिवसेना को छोड़ के भाग गई। अब आप महाराष्ट्र पहुंच गए। आपने 50 अभी तो हम 100 दिन के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आप महाराष्ट्र पहुंच गए, फिर महाराष्ट्र से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। शिवसेना को धोखा दे दिया महाराष्ट्र में। आपने कानून व्यवस्था की बात करी कैप्टन साहब, हमने सिर्फ ये जी ठीक है, वो हम जब महाराष्ट्र का कोई एपिसोड करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे ना, उसमें डिबेट हम रखेंगे, उस पर बात कर लेंगे। अभी तो आपके 100 दिन के कार्यकाल की बात चल रही है, उस पर जवाब दीजिए। जिसका रख दिया वो भसम। कैप्टन साहब का जवाब देने में सक्षम नहीं रत्नाकर जी ने आपसे पूछा कि राहुल गांधी की बात को जिस तरह से ट्वीट किया गया, आपके 4 मंत्री ट्वीट कर रहे हैं उस तरह से, कानून व्यवस्था को लेकर रत्नाकर साहब ने जब आपसे ये कहा कि हाथरस की बेटी को जला दिया गया, किस तरह से अत्याचार हुए, उस पर आपका जवाब नहीं आया। किसानों को जिस तरह से रौंदा जाता है उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई होती है, हीला हवाली होती है गृह मंत्री के बेटे के साथ, उस पर सवाल खड़े किए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो जवाब तो आपसे मांगा जाएगा, एक एक करके उसके जवाब दे देते हैं। नहीं, समय तो हम जवाब पूरा देंगे। ठीक है, दीजिए आप जवाब दीजिए जवाब दीजिए। किसका जवाब दें, उसी का देंगे, बताइए किसका जवाब। हाथरस की बेटी को जिस तरह से जलाया गया, पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, क्या जवाब आपके पास? हाथरस की बेटी जलाई गई,
वो पुलिस प्रशासन का काम था। उन्हें लगा कि डेड बॉडी खराब हो रही है, पुलिस प्रशासन समय से पहले स्टाफ को संस्कार कर देना चाहिए। अच्छा वो ठीक पुलिस है, हम एक और ले प्रशासन ने लेते हैं। एक और सवाल आपसे पूछते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, उसको कहां से गिरफ्तारी हुई ये भी पता लगा, लेकिन जो 9 पुलिसकर्मी शहीद हो गए उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? किसकी बनती जवाबदेही? हाँ, वो गिरफ्तारी करने गए थे, वहाँ गोलियां और गोली चलने में जो है ना, जब दो आमने सामने खड़े हैं, जब सेना बॉर्डर पे खड़ी होती है, सामने अगर दुश्मन है तो गोली दोनों लग पे चल रही है, तो गोली किसको लगेगी, वहाँ किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी वहाँ उठता है। जिम्मेवारी और उसके बाद उसे कहां पकड़ा गया? उत्तर प्रदेश में उसको पकड़ भी नहीं पाए। संवेदनहीन सरकार इसको मध्य कहेंगे। प्रदेश में पकड़ा, हाँ, ये किसानों के प्रति संवेदनशील तो है। किसने पकड़ा था? जवानों के यूपी प्रति ना पुलिस ने पुलिस के पकड़ा था प्रति। जाके? यूपी पुलिस ने क्यों पकड़ा? मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था उसे। तो फिर उसका क्रेडिट कौन लेगा? कौन लेगा? जब यूपी पुलिस वहां से लेके आई, वो कहीं भी छुप जाएगा जाके, वहां की पुलिस देखेगी तो वहां की पकड़ेगी। अभी दिल्ली पुलिस ने जो है ना, पंजाब काउंटर हुआ है। सवाल यही है कि जब कानून सिद्धू का- व्यवस्था की बात चलती है तो जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, कई मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी रोक लगे। तो आप ये थोड़ी ना कह सकते कि हम पुलिस पे ध्यान देंगे। कोई मर्डर करके दूसरे आप स्टेटों उसका में आरोप जाता पुलिस है, पर थोड़ी लगा और देंगे कि ये पुलिस क्या, पुलिस तो अंडर में आती है ना वो उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के। प्रशासन किसके अधीन आती है, ये भी प्रश्न पूछ लीजिए। वही मैंने पूछा, मैंने कि प्रशासन सरकार राज्य के अंडर में ही सरकार- आता ना पुलिस। बिल्कुल अच्छा, सरकार एक चीज को क्या मैं पूछना चाह रहा था, प्राइवेट आपने ये बताया कि यूपी सरकार को दिल्ली पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? सक्षम नहीं है दे पाने में, मैं बता रहा हूँ। और जितने एनकाउंटर्स की बात कही गई, कई फर्जी एनकाउंटर भी पाए गए। कौन सा? एक बताओ, एक नाम बताओ, फर्जी इनकाउंटर का एक नाम बताओ, एक एक नाम बताओ। जिम ट्रेनर याद होगा नोएडा का, जिसको गोली मारी गई। कैसे पुलिस मालूम के है? दरोगा ने गोली मारी। अरे केस चला है कोर्ट में सर, कहाँ है? आपको मुआवजा देना पड़ा नहीं, उसको। कोई ने याद नहीं आप होगा। बताइए ना, उस पर जांच चल रही है। आप जांच से पहले कैसे कह सकते हो? अभी तक केस खत्म नहीं हुआ, जांच चल रही है उस पर। अरे सर आपको आप पता जिन नहीं लोगों उसके के बारे घर में। बुलडोजर से गिराए गए, तो उसके उनके बारे में जांच क्यों पता नहीं नहीं। हुई थी? जिनके घर अवैध बने होंगे वो तो गिराए जाएंगे ना, क्या वो छोड़ नहीं, दिए ये तो जाएंगे? बात उनकी जांच अगर देखिए, समाजवादी ने- आर्या जी, अगर अवैध, देखिए आर्या जी, अवैध के तो नोटिस दिए गए होंगे, अवैध को तो नोटिस दिए गए होंगे। जो अवैध है उसको तो गिराया जाएगा। इससे पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, तो अगर कुछ चीजों का तो क्रेडिट जाएगा, कुछ चीजों का तो क्रेडिट जाएगा कि अगर वो कहते कि हमने सड़क का चौड़ीकरण किया तो किया उन्होंने। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया देखिए है। कैप्टन हमने साहब से जितने भी सवाल किए गए, लेकिन हमारे साथियों की तरफ से आज तक अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, और जो भी इनके जो इंटेलिजेंस की तरफ फेलियर देखिए, महेश जी, एक मिनट, महेश जी, मामले में आज भी रिपोर्ट आई है। लखीमपुर मामले में जो इन्होंने वादा किया था, किसानों के साथ समझौता किया, उनके साथ भी दगाबाजी की। फिर से किसान संगठनों में दुखबगाहट हो रही, फिर से आंदोलन करने वाले जवानों के साथ भी इन्होंने कर ही दिया, अग्निवीर ला करके सभी के साथ धोखा कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये अपना उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। आपने खूब वहाँ हुड़दंग मचाया, खूब झूठ बोला। बताइए, आप तक लॉ एंड खाता ऑर्डर भी के नहीं मामले खुला में आप लोगों का। कई ना कांग्रेस का खुला, ना दो समाजवादी खाली का पड़ी खुला। है डीजीपी की, हमें पूरी और सीटें इतने मिली है। आईपीएस अफसर ने बहुत पहले बोल सारी सीटें हमें मिली। चलिए इसका सवाल, इसका जवाब यतेंद्र जी से बात करते हैं। एक मिनट, यतेंद्र जी को सबसे कम मौका मिला अभी तक, आ रहे हैं अभी तक डीजीपी की महेश आर्या जी। यतेंद्र जी की बात वहां पे कटी थी। यतेंद्र जी, ये बात जो इन्होंने अभी कही कैप्टन साहब ने कि आरएलडी सपा का गठबंधन रहा, बहुत जोर शोर से ये सोचा गया कि हाँ इतनी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन आपकी स्थिति उतनी मजबूत रही नहीं। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? सोचते हैं कि आप किसानों के हितैषी हैं, लेकिन किसान आपसे सहमत नहीं हुए, कहाँ चूक रह गई आपसे? देखिए, लगभग 80 सीटें ऐसी थी जो गठबंधन 2000 वोट के अंतर से हारा है। लड़ाई नजदीक थी, हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, और लोग परिवर्तन के मूड में थे। जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया चुनाव बीत चुका है, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता कि किस तरह की धांधलियां उसमें हुई। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसको हमने मान लिया, लेकिन ये मानिए कि हम लोग नहीं, रिजल्ट नहीं आया, यहाँ थोड़ा समझना होगा रणनीति को भी। यतेंद्र जी, रणनीति ये थी कि आप समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी जो है लगातार दिन रात जुटे रहे, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि हमें तो वोट बैंक मिलना ही है इसका।
लेकिन एक दिन वहां पर गृह मंत्री जी पहुंचते हैं और सारा पासा पलट जाता है। तो कहीं तो कमी रही होगी ना आप में। देखिए, गृह मंत्री जी का इस देश में कोई व्यवस्था नहीं है, वरना उनके हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए कि उसमें कितने ब्रीफकेस उनके साथ में जाते हैं। और जिस दिन ये जांच इस देश में होनी शुरू हो जाएगी उस दिन गृह मंत्री जी का जादू खत्म हो जाएगा। और ये आप और हम सब जानते हैं कि वो जिस जिस राज्य में जाते हैं किस तरह से वो सरकार गिराते हैं, किस तरह से धन बल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इसमें जांच का विषय है। अच्छा, इतने सारे मुद्दे आप लोगों के पास है, लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया अपना नहीं पाते हैं। देखिए, हम बताएं आपको, हमारे नेता तो आज भी जयंत चौधरी जी अग्निवीर के विरोध में गांव-गांव जाके, देहात में जाके, जिले-जिले जाके, वहां जाके युवाओं के बीच में बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने उनके साथ धोखा किया। एक नेता का काम यही होता है कि जनता के बीच में जाए, अपनी बात को समझाए। बाकी निर्णय क्या होगा ये जनता के हाथ में होती है, किस तरफ झुकती है। कई बार फ्री राशन पे झुक जाते हैं, कई बार इमोशनल हो जाती है, उन पे झुक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सब में पहले से माहिर है। वो आखिरी समय में जो लोगों की भावनाओं से खेल करके वोट ले जाती है। ठीक है, बाद में चाहे उनके राशन कार्ड छीनने का काम कर दिया, वो अलग बात है। ठीक है, कैप्टन साहब जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम हमारे पास। जी बिल्कुल, अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमारे नेता अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं जी, इनके नेता गांव-गांव घर-घर जाके विरोध कर रहे हैं। फिर भी 4 दिन के अंदर 96,000 रजिस्ट्रेशन अग्निवीर के हो चुके हैं। क्यों हुआ है देश में ये परिस्थिति, ये तो बताइए। आपने बेरोजगारी फैला दिया है पूरे देश एक मिनट में। रत्नाकर जी जवाब दे लेने दीजिए। जी, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि आज आदमी मजबूर है, कोई भी छोटी सी भी नौकरी निकलती है उसमें फॉर्म भर रहा है। तो वो यही तो कह रहे हैं, रोजगार दे तो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी वो यही तो कह रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। वो लोग अग्निवीर बनने के बाद में चौकीदारी ठीक है, वक्त की कमी हमारे पास। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 100 दिन योगी सरकार के आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक चीज गिना दी, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि चिराग तले अंधेरा है। जो खामियां हैं उसको सामने लाने की कोशिश करते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और सिर्फ अपनी उपलब्धियां वो भी जुमले की तरह इस्तेमाल करते करते उपलब्धियां गिनाती है। आंकड़ों में कोई ठोस सच्चाई नजर नहीं आती। फिलहाल असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की साख अभी भी मजबूत है, राजनीतिक ज़मीन मजबूत है, और जनता जनार्दन का उसको साथ लगातार मिल रहा है। विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, जो फिलहाल बिखरा नजर आ रहा है। मुद्दे बहुत बड़े हैं, लेकिन एकजुटता भी मायने रखती है, जो भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है विपक्ष में नजर नहीं आती है। जब तक ये एकता नहीं होगी तब तक आप किसी को भी हिला नहीं सकते और अपनी राजनीतिक ज़मीन मजबूत नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।